अनदर वे आपकी जो इम्पल्स की कंडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर पोर्शन में जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर आप किसी भी पोर्शन ऑफ कंडक्टिव सिस्टम या मसल में से इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है उसको स्लो डाउन कर देंगे, तो फिर उससे वाबस्ता जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी, या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वन वे और अनदर वे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अपने सही डायनामिक्स वो नहीं चल सकता। वो जो स्टार्ट हो जाना है उसके ऊपर जो आपका इंटरवल मौजूद है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर ये जो है तवील होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इम्पल्स स्लोली जो है वो एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के, और अगर ये स्लोली आपकी इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके मसल के अंदर जो है वो गड़बड़ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो आपका ये स्लो डाउन हो गया। और आम जुबान के अंदर स्लो डाउन हो जाने को हम लोग जो है वो हार्ट ब्लॉक जो है वो कहते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आपका जो है वो कोई ब्लॉक जो है वो डेवलप होता है, हार्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हम जो है उसको डिटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उसकी 4 ही रीजन होंगी, उसकी कोई और रीजन नहीं हो सकती। एक उसकी रीजन जो है वो हाइपॉक्सिक होगी, यानी कि ऑक्सीजन कम आ रही है, और अगर कम यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम ऑक्सीजन लेकर आ रही है, यानी कि इसके अंदर जो रीजन है वो आपकी इस्कीमिक है। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो उसका मतलब ये है कि हाइपॉक्सिया है। अगर जो है वो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, तो उसको इस्कीमिया कहा जाता है। और अगर जो है वो इस्कीमिया जो है वो अनडिटेक्टेड चलता चला जाए तो कॉन्टिन्यूस लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से आपका जो सेल है वो प्रॉपरली जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता और परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसको जो है वो कार्डियक लैंग्वेज के अंदर इंफ्राक्शन बोलते हैं। ठीक है, तीनों टर्मिनोलॉजीज जो है उनके बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि हाइपॉक्सिया रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, ischemia reduced oxygen concentration in the cardiac tissue or any tissue as a result of reduced blood supply, और जो इन्फेक्शन है दैट इज द सीक्वली और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इस्कीमिया, जिसमें परमानेंट सेल डैमेज जो है वो आपका हो जाया करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि 4 रीजन हो सकती हैं, हाइपॉक्सो इस्कीमिक हो सकती है एक रीजन। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि बिकॉज के एक्शन पोटेंशियल जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आयोनिक हो सकती है। 3 मेजर आयंस जो कि आपके एक्शन पोटेंशियल के साथ एसोसिएटेड हैं, दैट है सोडियम है आपका पोटासियम है और आपका कैल्शियम है। तो अगर इनकी कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो हाइपो या हाइपर की जो है वो सिचुएशन डेवलप होती है, दैट मीन्स कि आपकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो गई है या नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है। दोनों ही सूरतों के अंदर जो है वो आपकी इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तीसरी रीज़न मैंने आपसे कहा था कि इन्फेक्टिव हो सकती है, यानी कि जब भी जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन या कोई जो है वो इन्फेक्शन हार्ट को जो है वो अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो है वो आपका मसल जो है वो डैमेज हो रहा होता है डायरेक्टली, और उस डैमेज के अंदर जो है जो हीलिंग प्रोसेस चलता है वो आपके फिब्रोटिक टिश्यू से चलता है, और जहाँ भी फिब्रोटिक टिश्यू पड़ा हुआ होगा उसका कंडक्शन जो इंडेक्स होता है दैट इज टू लो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल जो सेल होता है। तो ये जो है स्लो डाउन कर सकता है इन्फेक्शन, चाहे एक्टिव इन्फेक्शन हो चाहे वो हील हो गया हो आपका फिब्रोसिस के जरिए, वो आपका जो है ब्लॉक जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। और चौथी रीज़न मैंने आपसे कही थी कि जी आपका जो है वो ऑर्गेनिक रीजन हो सकता है, डायरेक्ट डैमेज आपने कर दिया है, आपने जो है वो कोई डायरेक्ट डैमेज अगर यहाँ से जो है वो डेवलप हुआ है, या फिर जो है वो बाहर कोई चेस्ट के अंदर ट्यूमर पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल लंग का कोई कार्सिनोमा पड़ा हुआ था जिसने हार्ट के मसल को इन्वेड कर लिया है, लिवर का कार्सिनोमा था जिसने हार्ट के मसल को इन्वेड कर लिया है, स्टमक बिल्कुल हार्ट के नीचे पड़ा होता है तो स्टमक का कार्सिनोमा था जिसने इसको इन्वेड कर लिया है, पैनक्रियाज भी ऑलमोस्ट यहीं पर मौजूद होता है, उसका कार्सिनोमा था जिसने हार्ट को इन्वेड कर लिया है। सो वट एवर द रीजन वॉज, कोई भी वजह जो है वो एग्जिस्ट करती थी जिसकी वजह से आपका हार्ट डायरेक्टली डैमेज हो गया है, उसके अंदर भी जो है वो हार्ट ब्लॉक्स डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका जो है वो हार्ट ब्लॉक जो है वो डेवलप होता है दैट इज हाइपॉक्सिक या इस्कीमिक रीजन। तो नॉर्मल पीआर इंटरवल हमने देखा था 0.12 से 0.2 सेकंड तक जो है वो आपका एग्जिस्ट करता था, और मैंने आपसे कहा कि 3 तरह के ब्लॉक्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और मैंने आपसे कहा कि अगर सिर्फ पीआर इंटरवल जो है वो आपका प्रोलॉन्ग हो रहा हो लेकिन हर पी के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको मिल जाए तो ये फर्स्ट डिग्री जो है वो हार्ट ब्लॉक जो है वो कहलाता है। और जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें मैंने आपसे कहा था कि जी इम्पल्स जो आपका डैमेज है टिश्यू के अंदर वो इतना ज़्यादा हो गया है तो उसने इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है उसको वर्चुअली जो है वो हैम्पर करना शुरू कर दिया है फ्रॉम द एट्रियल कंपार्टमेंट टू द वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट।
एज द रिजल्ट ऑफ दैट कुछ इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, और अगर पीछे से कोई इम्पल्स जो है वो रिलेटिवली आपकी जो है वो वीक इम्पल्स आ जाए, तो वीक इम्पल्स यहाँ पर आकर जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तावक्त के पीछे से एक और इम्पल्स आए और इसको धक्का देकर जो है वो आपके वेंट्रिकल कंपार्टमेंट की तरफ जो है वो पुश आउट करे, तो एज द रिजल्ट ऑफ दैट आपका एट्रियल मसल तो कॉन्ट्रैक्ट डीपोलराइज हो रहा होगा, लेकिन हर एट्रियल डीपोलराइजेशन के साथ हर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं हो पा रही होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एट्रियल डीपोलराइजेशन का जो एविडेंस है वो तो हमें मिल रहा होगा रेगुलरली, लेकिन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो इवेंट है वो हमें रेगुलरली जो है वो नहीं मिल रहा होगा, एविडेंस नहीं मिल रहा होगा। तो ये पी वेव जो है आपकी रिप्रेजेंटेशन इसकी पी वेव से आती है, और इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आती है। तो हर आपकी जो है वो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर आपको मल्टीपल पी वेव्स तो मिल रही होंगी, लेकिन उनके दरमियान हर पर्टिकुलर पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं मिल रहा होगा। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हर 2 पी वेव के बाद जो है वो आपका एक जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाए, और इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हर 3 वेव्स के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो जो 2:1 या 3:1 के साथ जो है वो चल रहा होता है पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना, ये बेसिकली आपका जो है वो सेकेंड डिग्री जो है वो हार्ट ब्लॉक कहलाता है। और मैंने आपसे कहा था कि इसका जो क्लिनिकल सीक्वेंस होता है वो सांस होता है, दैट इज स्टोक्स-एडम्स सिंड्रोम। जिस वक्त भी जो है वो आपकी इम्पल्स जो है वो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, लेकिन आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं कर पाया, तो जाहिर है कि आपका जो कार्डियक मसल पड़ा हुआ था उसमें से जो आपने ब्लड सप्लाई देनी है वो ब्लड सप्लाई जो है वो आपने रोक दी है, और जो सबसे पहली ब्लड सप्लाई जाती है वो आपके ब्रेन को जाती है। ब्रेन सुपर सेंसिटिव होता है, विद इन मिली सेकेंड्स जो है वो आपका जो है हाइपोक्सिया जो है उसके अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप एक बीट के लिए भी जो है वो ब्लड सप्लाई को फौरन से रोक लें, तो जो इमीडिएट हाइपोक्सिया आपने क्रिएट किया है ये एकदम से जो है वो आपके न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज को जो है वो शट डाउन कर देता है, और जैसे ही आपका न्यूरोलॉजिकल टिश्यू जो है वो शट डाउन होगा तो अल्टीमेटली जो है आपका जो नर्वस टिश्यू है वो आपको अलर्ट रखने में, एक्टिव रखने में जो है वो नाकाम हो जाएगा। आप सडनली जो है वो फेंट करेंगे, और फेंट होने के बाद विल फॉल डाउन। जैसे ही आप फॉल डाउन करेंगे, एक तो ये इवेंट होगा कि यहाँ पर आपकी जो इम्पल्स फंसी हुई थी पीछे से एक और वेव आकर इसको स्ट्रेंथन करेगी, और वेंट्रिकल के अंदर दोबारा से वेव पहुंचना शुरू हो जाएगी, वेंट्रिकुलर बीट आएगी, तो आपकी जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी। दूसरा, बिकॉज कि आप गिर गए हैं तो टुवर्ड्स ग्रेविटी जो टांगों की तरफ आपका ब्लड जा रहा था वो भी नहीं जा रहा, वो भी हार्ट के लिए अवेलेबल है, तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो उस बीट के अंदर आपने ब्लड जो है उसको हार्ट ब्रेन की तरफ इंजेक्ट कर दिया है, उसका हाइपोक्सिया जो है वो रिलीव हो गया, और पेशेंट जो है सडनली कम बैक टू द सेंसेस। तो ये जो आप मल्टीपल जो है वो फेंटिंग एक्सपीरियंस करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, दे शैल ऑलवेज रिंग द बेल के जी कोई मसला जो है वो आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है हार्ट के अंदर, और ये जो मोस्ट लाइकली आपका एग्जिस्ट करता होगा दैट इज सपोज टू बी आपका हार्ट ब्लॉक। तो ये जो इसका सीक्वल ही होता है दैट इज बेसिकली नोन एज सास या स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर ये डैमेज जो आपने बीच में किया था एट्रियल कंपार्टमेंट से इम्पल्स के आते हुए वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट तक, अगर बीच में डैमेज जो है वो इतना शिद्दत का हो गया है कि आपकी इम्पल्स ट्रेवल ही नहीं कर पा रही, तो जो एट्रियल कंपार्टमेंट है वो अलग रिदम के ऊपर बीट करना शुरू कर देगा, और जो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट है वो अलग रिदम पर बीट करना शुरू कर देगा। बिकॉज के जो एट्रियल कंपार्टमेंट है उसका पहले बीट करना वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट की फिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वाई आपका जो ये इनके दरमियान सिंक्रोनी नहीं होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज कि अगर एट्रियल कंपार्टमेंट और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट एट सेम टाइम बीट कर जाए, तो जिस ब्लड ने वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो करना था वो अल्टीमेटली इसलिए फ्लो नहीं कर पाएगा बिकॉज कि उसी वक्त आपका वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट भी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल फेज के अंदर है और रिसीव करने की कैपेसिटी के अंदर ब्लड को नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वेंट्रिकुलर फिलिंग हो नहीं सकती, ब्लड आपका इजेक्ट हो नहीं सकता, और जब ब्लड आपका इजेक्ट नहीं हो सकता, ना आपने एट्रिया को फिल किया है ना आपने वेंट्रिकल को फिल किया, बिकॉज के वेंट्रिकल इजेक्ट करेगा तो सारी बॉडी से घूम के वापस एट्रिया के अंदर पहुंचेगा। तो जब ना वेंट्रिकल फिल हुआ, ना इजेक्शन हुई, ना एट्रिया फिल हुआ, तो ये बेसिकली आपको जो है वो आपकी बॉडी को जो है एकदम से जो है वो पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट से डिवॉइड कर देता है, और इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर जो है वो सडन डेथ्स जो है उनका हो जाना जो है वो बहुत कॉमन होता है। तो जो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है
उसके अंदर इम्पल्स ट्रेवल ही नहीं हो पा रही और एट्रिया और वेंट्रिकुलर डिफरेंट रिदम के ऊपर जो है वो बीट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको पी और क्यू आर एस के दरमियान कोई सिंक्रनी, कोई रेशियो जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिलेगा। आपको मल्टीपल पी वेव्स मिल रही होंगी, आपको इनकम्प्लीट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सांस भी जो है वो आपको सांस के फीचर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, वो कि आपका जो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है दैट इज यूजुअली फेटल। तो ये जो हार्ट ब्लॉक्स हैं ये हम लोगों ने जो है वो कल ऑलरेडी जो है उसको गो थ्रू कर लिया था। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो अब मैंने आपको पोटासियम की एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड भी जो है वो आपका एक बेसिक इन्फ्लुएंस जो है उसको दे दिया था। और टुडे आई लाइक हमने दूसरी इंपॉर्टेंट कॉज है कि जी आपके इंटरवल के अंदर एबनॉर्मेलिटीज अगर आ सकती हैं तो उसकी रीजन जो है वो क्या हो सकती है। ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड जी हम लोगों ने जो है वो कैल्शियम और जो पोटासियम है उसकी जो एबनॉर्मेलिटीज हैं उसको जो है वो देखा हुआ कि लो अगर हो जाए और अगर हाई हो जाए तो आपका जो है वो क्या हो सकता है। क्यूटी इंटरवल जो है वो आपका अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दरमियान जो टाइम था QRS और T के दरमियान वो अल्टीमेटली जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया है। और ये तमाम का तमाम जो आपका कार्डियक इवेंट होता है उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे रहा होता है। QRS कॉम्प्लेक्स भी और T के दरमियान जो आपके इंटरवल्स पड़े होते हैं इसमें कार्डियक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी हो रही है और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी हो रही है। तो अगर ये फैलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इम्पल्स का जो ट्रेवल है जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है फॉर एग्जांपल वो जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अगर आपको जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो फैला हुआ नजर आए यानी कि हमने देखा था कि दो जो स्मॉल आपके जो वो है स्केयर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर ये 4 के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा या 6 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो डीपोलराइजेशन है वो स्लो हो रही है। और बिकॉज का जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है उसके अंदर जो फैलाव आता है वो बेसिकली आपका कैल्शियम की वजह से जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो अगर आपकी कैल्शियम की एबनॉर्मेलिटीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए तो क्यूटी इंटरवल फैलना शुरू हो जाता आपका जो है फैलना शुरू हो जाएगा। जबकि आपका जो हाई क्यूटी कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो यूजली जो है वो आपकी शॉर्टनिंग्स के साथ जो है प्रेजेंट करती है। इसी तरह से पोटासियम जो है अगर जो है वो ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर तो रीपोलराइजेशन के इश्यूज जो है वो यूजली आपको डेवलप होंगे। और अगर रीपोलराइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही तो वंस अगेन आपके जो इंटरवल्स हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर कैल्शियम भी जो है वो आपका बढ़ा हुआ है तो उसके साथ भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है और जो पोटासियम है उसके साथ भी जो है वो आपकी एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपकी डेवलप हो सकती है। तो 4 इंपॉर्टेंट जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर हम लोगों को जो है वो देखने को मिल सकती हैं। सोडियम ज़्यादा है, सोडियम जो है वो आपका कम है, कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम जो है वो आपका कम है और पोटासियम जो है वो ज़्यादा है और पोटासियम जो है वो आपका कम है। तो अगर सोडियम जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा है तो ये बहुत तेज़ी से जो है अंदर की तरफ मूव करने की कैपेसिटी रखता है। आपका एक्शन पोटेंशियल बहुत तेज़ी से जो है वो जनरेट हो रहा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपके जो इंटरवल्स हैं वो सारे सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके इंटरवल्स जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाए तो जो सबसे पहली आपकी जो है माइंड में ऑप्शन आनी चाहिए वो ये है कि जी आपने कहीं पर सोडियम से रिलेटेड जो है गड़बड़ जो है वो की है। मोस्ट लाइकली सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो आपकी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर सोडियम जो है वो आपका जो है वो कम हो जाए तो आपके जो इम्पल्सेस हैं वो कम जनरेट होना शुरू होगी बिकॉज के डीपोलराइजेशन कम हो गई है तो आपके इंटरवल जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगे। तो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट अगर आप ये देखें कि जी कोई इस्कीमिक इवेंट आपको नज़र नहीं आता और फिर भी आपके जो इंटरवल जो है वो फैल रहे हैं
तो मोस्ट लाइकली आपके सोडियम से वाबस्ता जो है एबनॉर्मेलिटी जो है एग्जिस्ट करती होगी, यानी कि आपका जो सोडियम कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर जो है वो कम हो गया है। कैल्शियम हमने देखा था कि जी आपका जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और फिर जो आपका प्लेटो बनता है उसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कैल्शियम जो है वो आपका ज़्यादा मौजूद है तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि जी आपका जो इम्पल्स है वो एट्रियल कंपार्टमेंट में तो तेज़ी से जो है सॉरी एसए नोड में तो तेज़ी से जनरेट होगी, लेकिन बिकॉज के मसल के अंदर भी जो है वो कैल्शियम ज़्यादा मौजूद है तो ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो आपके पोटासियम के फ्लो को जो है वो बैलेंस कर सकता है, और जो वहाँ पर प्लेटो है वो प्लेटो जो है वो आपके प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। तो एसए नोड के ऊपर जो है वो आपकी इम्पल्स की जनरेशन जो है वो बढ़ जाएगी, और जो आपके इंटरवल्स हैं बड़े वो शॉर्टन हो जाएंगे, लेकिन जो आपके मसल का एक्शन पोटेंशियल है वो लंबे तवील प्लेटो के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है वो ज़्यादा देर तक जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद रहेगा। सो डीपोलराइजेशन की वजह से इंटरवल्स तो जो है वो आपके शॉर्टन हो रहे हैं, लेकिन आपका जो प्लेटो फेज है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जैसे जैसे आप नीचे जो है मसल के अंदर ट्रेवल करेंगे तो आपका जो इम्पल्स है उसका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टन से शॉर्टन होता चला जाएगा। जाहिर है जितना प्लेटो ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्टाइल फेज उतना ही ज़्यादा है, रीपोलराइजेशन उतनी ही देर से हो रही है, जितनी रीपोलराइजेशन देर से हो रही है उतना ही इम्पल्स का यहाँ से ट्रेवल जो है वो स्लो हो गया है। तो अगर इंटरवल्स जो है वो आपके शॉर्ट हो रहे हों इनिशियली, और फिर लेटर हाफ के अंदर जाकर इंटरवल्स आपके प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल पीआर आपका जो है वो शॉर्ट हो रहा है लेकिन क्यूटी जो है वो आपका जो है प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाता है, तो इंडिकेट करता है कि नॉर्मेलिटी शायद कहीं पर कैल्शियम के साथ जो है वो पड़ी हुई थी। इसी तरह से अगर आपका कैल्शियम कम हो जाए तो फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ये फैलना शुरू हो जाएंगे और ये आपके शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से पोटासियम को देखिए, अगर पोटासियम बाहर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो डीपोलराइजेशन के अंदर पोटासियम बाहर फ्लो नहीं कर सकता। जब बाहर फ्लो नहीं कर सकता तो आपने बेसिकली जो पोटासियम जो रीपोलराइजेशन फेज है उसको जो है वो होने ही नहीं दिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डीपोलराइजेशन के अंदर ही जो है वो आपने मसल को अरेस्ट कर लिया है। अगर मसल जो है वो आपका डीपोलराइजेशन के अंदर अरेस्ट हो गया है और रिलैक्स नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह है कि अब इसकी फिलिंग नहीं हो सकती, और फिलिंग नहीं हो सकती तो एक नई इंजेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो पोटासियम की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपकी जो है वो कार्डियक अरेस्ट के साथ प्रेजेंट करती हैं। अगर पोटासियम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाहर मौजूद है तो रीपोलराइजेशन नहीं हो पा रही, बिकॉज के अगर पोटासियम बाहर है तो फिर इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो पोटासियम को अंदर से बाहर जो है वो फ्लो करने में हैम्पर करेगा। जितना आपका रीपोलराइजेशन स्लो होता चला जाएगा उतनी ही डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होती चली जाएगी, जितनी ही डीपोलराइजेशन आपकी प्रोलॉन्ग होती चली जाएगी उतना ही आपका जो हार्ट है वो डीपोलराइजेशन में स्टक होता चला जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप जो है कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो है स्लिप करते हैं। तो हाई पोटासियम कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो है हाइपरकलीमिया वो आपके यूजुअली कार्डियक अरेस्ट के साथ जो है प्रेजेंट करता है, वेरी डेंजरस कंडीशन। इसी तरह से अगर हम हाइपोकलीमिया की बात करें तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि आपने जो है वो रीपोलराइजेशन के अंदर जो है पोटासियम को इतना बाहर भेज दिया है कि आपका जो सेल का इंटीरियर है दैट हैज बिकम टू वेरी नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को जो है थ्रेशोल्ड के ऊपर लेकर जाना जो है दैट इज टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। यू रिक्वायर टू मच ऑफ पॉजिटिव आयन टू फ्लो इनसाइड के जो इनिशियल नेगेटिविटी अंदर क्रिएट हो गई है उसको पॉजिटिव बनाकर थ्रेशोल्ड को अचीव किया जाए तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना यानी कि डीपोलराइजेशन का होना जो है प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो मसल है वंस अगेन यहाँ पर रिलैक्सेशन फेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है। तो पोटासियम हाई हो तो डीपोलराइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल फेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है, और अगर पोटासियम लो हो तो आपका जो अरेस्ट है वो रीपोलराइजेशन फेज के अंदर यानी कि रिलैक्सेशन के अंदर हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपके अरेस्ट होते हैं पोटासियम की एबनॉर्मेलिटीज के साथ। हाई पोटासियम में कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में अरेस्ट होता है, लो पोटासियम के अंदर आपका जो है वो अरेस्ट जो है होता है एज ए ड्यूरिंग द या रिलैक्सेशन फेज। आई रिपीट वंस अगेन, सोडियम की दो एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। कैल्शियम की दो एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। और पोटासियम की दो एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया। इनका इफेक्ट क्या आता है आपकी ईसीजी के ऊपर? अगर हाइपरनेट्रीमिया एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट ज़्यादा इनटेक ले रहे हैं या फिर जो है वो आपके अंदर एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटिंग ट्यूमर पड़ा हुआ है जिसने बेसिकली सोडियम के लेवल्स को जो है मेंटेन करना होता है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली अब्सॉर्बिंग सोडियम फ्रॉम द रीनल कंपार्टमेंट, व्हाटएवर द रीजन जिसकी वजह से सोडियम आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ गया है।
तो आपकी जो इम्पल्स है वो बहुत तेज़ी से जनरेट होगी, बिकॉज के जो आपने इनिशियल पुश देना होता है डीपोलराइजेशन के अंदर वो आपका सोडियम से आता है, चाहे वो लीकी चैनल से आप निकालें, चाहे वो आप वोल्टेज गेटेड चैनल से निकालें मसल के अंदर। तो जब आपकी इम्पल्स जल्दी से जनरेट होगी और हार्ट रेट ऊपर जा रहा होगा, तो आपके जो इंटरवल्स हैं PR इंटरवल्स भी और जो आपका QT इंटरवल है ये शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो हाइपोनेट्रीमिया है, फॉर एग्जांपल आपको डायरिया हो गया था, आपको बहुत एक्सेसिव जो है वो स्वेटिंग डेवलप हुई है, आप किसी बहुत हॉट एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद थे, आपको वॉमिटिंग होती रही है, वट एवर द रीज़न जिसकी वजह से आपने जो है वो सॉल्ट को लूज़ किया है या सॉल्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया है, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन जब फॉल कर रही होगी तो आपकी इम्पल्सेस देर से प्रोड्यूस होंगी, तो आपके जो दोनों इंटरवल्स हैं PR इंटरवल भी और जो QT इंटरवल है ये फैलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने अभी देखा था जब ये फैल रहे होते थे तो ये हार्ट ब्लॉक था। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये देखें ECG के ऊपर कि फैलाव आ रहा है तो बेसिकली हार्ट ब्लॉक है, लेकिन अगर इस्कीमिक रीज़न जो है वो हम जो है उसको निगेट कर दें, यानी कि हमने तमाम टेस्ट कर लिए और हमें पता चल गया कि इस्कीमिक रीज़न एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर जो दूसरी मोस्ट कॉमन रीज़न आपकी एग्जिस्ट करती होगी वो आपकी जो है वो हाइपोनेट्रीमिया जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। ये दोनों ही जो कंडीशंस होती हैं, चाहे हाइपर हो या हाइपो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो है वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस है उसमें गड़बड़ आई है। इस तरह से हमें कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमें जो है वो दो पर्टिकुलर जो है वो जगहों के ऊपर ज़रूरत होता है। एक कैल्शियम जो है वो हमें ज़रूरत होता है आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए पेसमेकर में, और दूसरा आपके प्लेटो के अंदर जो है आपकी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपकी इम्पल्स बहुत तेज़ी से जनरेट होगी। लेकिन जो है जिस वक्त ये इम्पल्स मसल के अंदर जो है वो पहुंचेगी तो मसल के अंदर जो है वो ये स्लो डाउन हो जाएगी, बिकॉज कि आपका जो प्लेटो फेज है, कॉन्ट्रैक्टाइल फेज, वो बढ़ना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके जो इंटरवल्स हैं वो PR वो तो शॉर्टन हो रहा होगा, लेकिन आपका जो QT इंटरवल है वो आपको जो है प्रोलॉन्ग होता हुआ जो है नजर आएगा। इसी हिसाब से अगर आप जो है वो कैल्शियम के ऊपर जो है वो हाइपोकैल्सीमिया देखें, फॉर एग्जांपल आपका लो सनलाइट एक्सपोजर है, आप अपने कमरे में बैठे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप बहुत ज़्यादा कोला ड्रिंक्स लेते हैं जो कि कैल्शियम को बाहर लेकर जा रही हैं, वट एवर द रीजन वॉज, या आपका PTH सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, विटामिन D जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कम एग्जिस्ट करता है, कोई भी रीज़न हो, तो आपकी जो इम्पल्स है उसकी जनरेशन स्लो डाउन हो जाएगी और जो आपका इंटरवल है वंस अगेन जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। PR इंटरवल भी फैल सकता है, QT इंटरवल भी जो है वो फैल सकता है। पोटासियम रिपोलराइजेशन के साथ काम करता है। अगर आपकी बाहर बॉडी के अंदर पोटासियम जो है वो हाई क्वांटिटी में मौजूद है तो रिपोलराइजेशन के अंदर पोटासियम बाहर फ्लो नहीं कर सकता। अगर फ्लो नहीं कर सकता हाइपरकैलेमिया के अंदर तो रिपोलराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और अगर रिपोलराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है तो आपने बेसिकली डीपोलराइजेशन के अंदर जो है वो मसल को अरेस्ट कर लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अरेस्ट कर लिया और अब इसकी रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो हार्ट है वो अरेस्ट हो जाता है और इसको कॉन्ट्रैक्टाइल फेलियर बोला जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो अरेस्ट कर लिया है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है आपके पोटासियम के बढ़ जाने की बॉडी के अंदर, दैट इज रीनल फेलियर। आपका जो किडनी है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है आपकी पोटासियम की कंसंट्रेशंस को, और ये जो मोस्ट कॉमन आपका कॉन्ट्रैक्टाइल अरेस्ट आते हैं वो रीनल फेलियर के साथ आते हैं, जहाँ पर आपकी पोटासियम की रेगुलेशन जो है वो नहीं हो पा रही। तो पोटासियम की एबनॉर्मेलिटीज जो है सबसे लीथल होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि अगर आपका पोटासियम बढ़ गया है तो डीपोलराइजेशन में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल अरेस्ट आ गया है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जब आपका जो है वो बाहर जो है वो पोटासियम कम है, तो हमने कहा था कि एज पर डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम आपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखनी होती है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आयन बाहर जो है वो कम है तो यहाँ पर आपका जो है वो रिलेटिव जो नेगेटिविटी बाहर और अंदर के दरमियान एग्जिस्ट करती थी वो कम हो गई है। जब वो कम हो गई है तो अंदर से ज्यादा पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर की तरफ जो है वो फ्लो कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिपोलराइजेशन के अंदर इतना पोटासियम अंदर की तरफ जो है वो से बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा कि अंदर जो है वो नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाएगा, और जब अंदर हाइपरपोलराइज हो जाएगा तो उसको वापस थ्रेशोल्ड के ऊपर लेकर जाना डीपोलराइज करते हुए, दैट इज गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। We'll require too much of positive ion जो अंदर की तरफ फ्लो कर सके, लेकिन बाहर जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपकी पॉजिटिव आयन की कमी है, तो वो ऑलरेडी हैम्पर कर रहा है कि पॉजिटिव आयन एज पर डोनाल्ड्स इक्विलिब्रियम अंदर की तरफ फ्लो जो है वो ना कर सके। तो बिकॉज के आपने एक तरफ थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ पॉजिटिव आयन के फ्लो को जो है हैम्पर कर दिया है, तो आपका डीपोलराइजेशन का होना पॉसिबल नहीं रहता, और जो आपका हार्ट है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर रिपोलराइजेशन के अंदर जो है
वो आपका जो है वो अरेस्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर जो है वो आपके रिलैक्सेशन अरेस्ट हो जाया करते हैं। तो हाइपरकलीमिया कॉन्ट्रैक्टाइल अरेस्ट के साथ प्रेजेंट करता है, और जो हाइपोकलीमिया है वो आपके रिलैक्सेशन जो है वो अरेस्ट के साथ जो है प्रेजेंट करता है। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल अरेस्ट के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है तो आपके जो है एक्शन पोटेंशियल जाना ही बंद हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जाना ही बंद हो जाएंगे। तो अगर आपका जो है एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल इराटिक चल रहा हो तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जी आपका जो एक्शन जो पोटासियम उसकी एब्नॉर्मलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर जो है अरेस्ट वाली कंडीशन से पहले पहले जो है वो मामला जो है वो चल रहा हो तो उसमें आपकी टी वेव की एब्नॉर्मलिटीज आ रही होती हैं। यूजली आपकी बड़ी बड़ी टी वेव्स आना शुरू हो जाएंगी, या फिर आपकी टी वेव जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग कि आपका जो सिनेरियो है वो कौन सा चल रहा है। तो हमने कल पोटासियम की जो एब्नॉर्मलिटीज थी उसके ऊपर हमने देखा था कि अगर पाँच से ऊपर चला जाए पोटासियम तो क्या होता है, अगर 7 से ऊपर चला जाए, 8 से ऊपर चला जाए, 9 के ऊपर चला जाए, या अगर 2 के नीचे आपका पोटासियम लेवल आ जाए तो फिर अल्टीमेटली आपकी टी वेव के ऊपर एब्नॉर्मलिटीज आ रही होती हैं। लेकिन अगर मामला जो है वो 9 से भी ऊपर चला गया है या मामला 2 से भी नीचे आ गया है तो दोनों ही सूरतों के अंदर जो है वो आपकी टी वेव की एब्नॉर्मलिटी जो है वो अल्टीमेटली कंप्लीट ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें आपका जो है वो हार्ट जो है वो या तो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट में हाइपरकलीमिया की सूरत में या फिर रिलैक्सेशन एलिमेंट के अंदर आपका हाइपोकलीमिया की सूरत के अंदर जो है वो आपका अरेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज सपोज टू बी एब्नॉर्मेलिटीज जो कि हमें जो है वो मिल जाती हैं आपके उसके साथ। एक और छोटा सा टॉपिक है जो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग सर्कस मूवमेंट बोलते हैं, और ये बेसिकली जो है वो आपका जो हार्ट ब्लॉक है उस हार्ट ब्लॉक के जो क्लिनिकल सीक्वेली होते हैं जिसको आम जुबान के अंदर जो है वो एरिथमिया कहा जाता है, उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जिस वक्त भी आपका जो हार्ट ब्लॉक है वो डेवलप हो गया है तो वो जिस चीज़ को अल्टीमेटली जो है वो लीड करेगा दैट इज एरिथमिया सूनर और लेटर। एरिथमिया का मतलब होता है कि जो रिदम आपका एग्जिस्ट करता है वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द हार्ट के अंदर वो रिदम जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे हमने पीछे देखा था 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्शन का जो रेशियो एग्जिस्ट करता है वो सिंक्रोनी मौजूद नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है वो नल एंड वॉइड हो गया है। तो ये जो एरिथमिया जो है वो आप डेवलप कर रहे होते हैं उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो है वो बेसिस होती है उसको हम आम जुबान के अंदर जो है वो सर्कस मूवमेंट कहते हैं। सर्कस मूवमेंट यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि सर्कल्स के अंदर जो है वो आपकी हार्ट के अंदर जो है वो चलती चली जा रही है और वो अबेट ही नहीं हो पा रही। तो ये जो आपका सर्कस मूवमेंट है हार्ट ब्लॉक, ये हार्ट ब्लॉक जो है वो आपके एरिथमिया को जो है वो लीड करेगा, और जो एरिथमिया है उसकी जो आपकी बेस होती है दैट इज सर्कस मूवमेंट। हम लोगों ने अब तक जो है वो हार्ट जो है वो जितना जो है वो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि आपका ऐसे नोड से इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है और आपका एवी सिस्टम से होता हुआ फिर आपके जो है वो वेंट्रिकुलर मसल को जो है वो जाकर जो है वो डीपोलराइज करता है दोनों ही तरफ। जिस वक्त जो है वो आपका मामला जो है वो यहाँ पर पहुँचता है ऐसे नोड से एट्रियल कंपार्टमेंट को जो है वो डीपोलराइज कराता हुआ वेंट्रिकुलर जो है वो कंपार्टमेंट के अंदर पहुँचता है। तो जिस वक्त आपका वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट जो है वो डीपोलराइज हो रहा होता है तो आपका जो एट्रियल कंपार्टमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है वो आपका रीपोलराइज हो रहा होता है, यानी कि यहाँ पर आपकी पॉजिटिव इम्पल्स पहुँच चुकी है तो यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव इम्पल्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जिस वक्त आपकी ये पॉजिटिव इम्पल्स घूम फिर कर वापस जो है वो आपके एसए नोड वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो पहुँच रही होती है, तो आपका जो एसए नोड वाला सेक्शन पड़ा हुआ होता है वो अभी पूरी तरीके से रीपोलराइज नहीं होता और वो अभी अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर जो है वो मौजूद होता है। यानी कि जो मामला है
वो अभी वापस -60 मिलीवोल्ट के ऊपर जो है वो रीपोलराइजेशन के दरमियान नहीं पहुंचा होता। समवेयर इट इज़ 50 और 40 के रीपोलराइजेशन स्टार्ट तो हो चुकी होती है, लेकिन अभी थ्रेशोल्ड जहां पर आप एक नया एक्शन पोटेंशियल अचीव कर सकते हो, वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो अचीव नहीं हुआ होता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो इम्पल्स आपने यहाँ से चलाई थी, या आपके वेंट्रिकुलर मसल को सारा का सारा डीपोलराइज करती हुई वापस अपने ओरिजिन की तरफ जो है वो पहुंची है, तो यहाँ पर आपका जो है अभी रिफ्लेक्टरी पीरियड चल रहा था, ये इम्पल्स वापस इस मसल के अंदर एंटर नहीं हो सकती या इसको डीपोलराइज नहीं करवा सकती। इस वजह से नहीं करा सकती बिकॉज कि ये अभी अपने रिफ्लेक्टरी पीरियड के अंदर है। तो ये जो इम्पल्स आपने यहाँ से चलाई थी, ये इम्पल्स यहाँ से चलते हुए यहाँ पर डाई आउट हो जाएगी, और फिर आपका ऐसे नोड एक नई इम्पल्स जो है उसको जनरेट करेगा, फिर ये सारे के सारे मसल को जो है ट्रिवर्स करेगी, और फिर ये वापस अपने जब ओरिजिनल पॉइंट पर पहुंचेगी, तो बिकॉज कि ये स्टिल रिफ्लेक्टरी पीरियड के अंदर मौजूद है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो इम्पल्स है यहाँ पर डाई आउट हो जाएगा, और डाई आउट होने के बाद फिर एक नई इम्पल्स। तो इसका मकसद ये होता है कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती रहे, और बाकी सारे के सारे जो एरियाज पड़े हुए हैं वो इस पर्टिकुलर रिदम को जो है कंट्रोल करें। उसका फायदा ये होगा कि एट्रियल मसल पहले डीपोलराइज हो जाएगा, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वेंट्रिकुलर मसल बाद में डीपोलराइज होगा, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एट्रियल कंपार्टमेंट को वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में जो है वो अपना ब्लड भेजने का मौका मिल जाएगा, और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट को आपकी बॉडी की तरफ ब्लड भेजने का मौका मिल जाएगा, और बॉडी से इसका मतलब यह है कि एट्रियल कंपार्टमेंट में आपने ब्लड को जो है वो पुश कर दिया, तो आपका जो हार्ट है वो एज अ वायबल पंप जो है वो काम करता चला जाता है। अब अगर हार्ट ब्लॉक जो है वो आपका डेवलप हुआ हो, कि आपने जो है वो हार्ट के अंदर जो है वो कहीं पर जो है वो हार्ट ब्लॉक जो है उसको डेवलप किया हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पर बीच में कहीं पर ब्लॉक था, तो जो इम्पल्स आपने यहाँ से जनरेट करवाई है, वो इम्पल्स जब यहाँ से पहुँची है, तो यहाँ से इसका जो ट्रांसफ़र है वो स्लो हो गया, और जब इसका ट्रांसफ़र स्लो हो गया है, तो फिर ये वेंट्रिकुलर मसल की तरफ भी स्लोली मूव कर रही है, और जब ये स्लोली मूव कर रही है, तो मूव करते 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 जब ये वापस अपने जो है ओरिजिन की तरफ पहुंची है, सर्कल पूरा का पूरा घुमा कर, तो ये मसल बिकॉज के स्लोली ट्रेवल कर रही थी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो मसल आपका पड़ा हुआ था, जिसने बेसिकली जो है वो रिफ्लेक्टरी पीरियड में होना चाहिए था, वो अपने रिफ्लेक्टरी पीरियड से बाहर आ चुका था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जहां पर आपकी इम्पल्स को डाई आउट कर जाना चाहिए था, और फिर आपके इन एरियाज को जो है दोबारा से स्टिमुलेट होना चाहिए था, और इन एरियाज को भी दोबारा रीपोलराइज हो जाना चाहिए था, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि ये इम्पल्स दोबारा से इसको जो है वो स्टिमुलेट कर देती है, बिकॉज कि ये अपने रिफ्लेक्टिव पीरियड से आ गया और पीछे से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ गई है, तो वो आपकी जो रीपोलराइजेशन कंप्लीट हो रही थी उसके साथ उसकी मर्ज होकर उसने एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इससे पहले कि एसए नोड अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता, ये आपकी जो पीछे वाली इम्पल्स थी वो एसए नोड को सप्रेस करती हुई वापस एट्रियल कंपार्टमेंट में पहुंचेगी, वापस अपने ब्लॉक से गुजरेगी, फिर दोबारा से इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो स्टिमुलेट कराएगी, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग इन सर्कल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसका जो है हमें नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आपका ये एरिया भी स्टिमुलेट हुआ है, यानी कि डीपोलराइजेशन फेज में पड़ा है, और ये एरिया जिसको रीपोलराइज होना चाहिए था ताकि ये ब्लड को रिसीव कर सकता हो, ये एरिया भी आपका जो है वो डीपोलराइजेशन के अंदर पड़ा है। दैट मीन्स कि दोनों ही एरिया एट द सेम टाइम जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब दोनों एरिया सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ना ब्लड यहाँ से इजेक्ट हो सकता है, बिकॉज के ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करता तो इसके अंदर ब्लड आता, और ना ही ये एरिया रिसीव कर पा रहा है, बिकॉज कि ये एरिया एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो ये ब्लड को इजेक्ट ही नहीं कर पा रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो अल्टीमेटली जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है, और आपका जो कार्डियक पंप है वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सर्कस मूवमेंट है ये बेसिकली आपकी बेस बन जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एरियाज जो कि आपके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो जो मोस्ट कॉमन इसको हम बेसिकली जो सर्कस मूवमेंट बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो है वो आपके एरिथमियाज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर जो है वो हमारे पास एट्रियल टैकिकार्डिया है, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल जो आपका हार्ट रेट पड़ा हुआ होता है अप्रॉक्सीमेटली 120 तक हम उसको नॉर्मल लेते हैं। 70 से 100 टन 120 तक, अब इससे ऊपर जाना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि जी टैकिकार्डिया डेवलप होना शुरू हो गया, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो 180 से कम रहता है। अब अगर जो है वो आपका जो हार्ट रेट है वो 200 से 350 के करीब जो है वो पहुंच जाए, तो बेसिकली इसको हम एट्रियल फ्लटर का नाम देते हैं, दैट इज फ्लटर। और उसके बाद अगर मामला जो है वो 300 से ऊपर जो है वो क्रॉस करना जो है वो शुरू हो जाए, तो हम उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो जब तक आपका एरिथमिया जो है वो टैकिकार्डिया या फिर फ्लटर वाली सिचुएशन के अंदर मौजूद है,
तो उस सूरत में तो जो है वो हम लोग अगर इमीडिएट इफेक्ट्स ले लें तो आपका जो इवेंट है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक की वजह से हुआ है, तो अगर ब्लॉक जो है वो बहुत इंटेंस था, बड़ा इस्कीमिया की वजह से था, इस्कीमिया रिलीव कर दिया जाए, या फिर आयोनिक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से था तो उसको ठीक कर लिया जाए। अगर हम इमरजेंसी में ले लें तो पेशेंट का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। बट वंस फिब्रिलेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाए तो फिब्रिलेशन के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी तेज हो रही होती है कि जितना थोड़ा बहुत आपका रिलैक्सेशन का टाइम था वो भी इतना कम हो गया है कि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत फीलिंग हो रही थी वो भी नहीं हो रही, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिब्रिलेशन जो है वो आपका यूजुअली जो है दैट लीड्स टू समथिंग जिसको जो है वो हम लोग फेटल कंडीशन बोलते हैं। इसी तरह से जैसे आपके एट्रियल एरिथमियाज हैं उसमें वेंट्रिकुलर में भी 3 इंपॉर्टेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, सिर्फ रेट्स का फर्क है। उसके अंदर जो फिजियोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो आपकी सर्कस मूवमेंट की जो फिजियोलॉजी है वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एट्रियल एरिथमियाज हो, चाहे वो आपके जो है वेंट्रिकुलर जो है वो एरिथमियाज हो। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोगों ने जो है वो आपका जो हार्ट का मेजर यूनिट है उसको जो है वो गो थ्रू कर लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात ईसीजी के हवाले से जो लीड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी लीड जो है वो कौन सी सरफेस ऑफ द हार्ट जो है उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे रही है। तो अगर हम एक नॉर्मल जो है वो ईसीजी जो है उसको देखें तो हमारे पास जो है वो 2 तरह की लीड्स होती हैं। हमारे पास जो है वो बाइपोलर लीड्स होती हैं, हमारे पास यूनिपोलर। इन पर्टिकुलर स्लाइड्स को ना आपने ऐसे ही इसको ना सिर्फ आपने वो याद रख लेना है, बिकॉज कि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि आपका इन द वंस ट्राइंगल में सिंगल लीड्स कौन सी होती हैं और जो आपकी जो बाइपोलर लीड्स होती हैं वो बाइपोलर लीड्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो ये स्लाइड जो है इसको ऐसे ही याद रखें। ईदमर्स ट्राइंगल के अंदर हमने यूनिपोलर और बाइपोलर लीड्स को एक ट्राइंगल के अंदर जो है वो कनेक्ट किया होता है। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और जो आपका लेफ्ट लोअर लेग होता है उसको कनेक्ट किया होता है, और जो राइट लेग होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास जो है वो 3 बाइपोलर लीड्स होती हैं, लीड 1, 2 और 3, और हमारे पास 3 यूनिपोलर लीड्स होती हैं, AVR, AVL और AVF। So you've got these 3 particular leads जो कि बाइपोलर लीड्स कहलाती हैं, और यूनिपोलर आपकी AVR, AVL और AVF। इसके साथ हमारे पास V1 से लेकर V6 तक जो है वो आपकी जो है वो वेंट्रिकुलर लीड्स जो है वो होती हैं। तो ये 12 लीड्स की जो टोटल ECG होती है। इसमें इन 2-3 स्लाइड्स के अंदर जितना भी आपका इन द वंस ट्राइंगल का लिखा हुआ है इसको ऐसे ही जो है वो याद कर ले, कभी कभी नंबर का जो है वो सवाल आ जाए करता। तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये यूनिपोलर और बाइपोलर कैसे होती हैं, ये यूजली हम पोस्ट ग्रेड के अंदर पढ़ाते हैं, ये हम लोग जो है वो आपको अंडर ग्रेड के लेवल के ऊपर जो है वो नहीं पढ़ाते। तो वी हैव गॉट यूनिपोलर लीड्स AVR, AVL और AVF, और बाइपोलर 1, 2, 3 और 6 हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर लीड्स होती हैं, दैट इज V1 से लेकर आपका V6 के साथ। तो इसमें से जो 1 और 3 और AVR होता है, ये जो है एंटीरियर सरफेस जो आपकी हार्ट की है उसको रिप्रेजेंट करता है। आर आ रहा है आखिर के अंदर, एंटीरियर के अंदर भी जो है वो आपका जो है वो आर आता है। तो बेसिकली जो है वो आपने ये देखना है कि अगर इन लीड्स के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो जो एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है उसमें देखें कि क्या एबनॉर्मेलिटी है, और एंटीरियर सरफेस को जो आपकी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होगी हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि अगर यहाँ पर इन 3 आपको लीड्स के अंदर कोई ब्लॉक मिल रहा है तो फिर जो एंटीरियर सरफेस को ब्लड सप्लाई कर रही है वो ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी हैम्पर हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हम बोलते हैं कि एंटीरियर सरफेस पे कोई प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। 2, 3 और जो AVF हैं आपके, AVF के आखिर के अंदर जो है वो F आ रहा है, और ये जो आपका F है इंफीरियर के अंदर भी जो F आता है। तो याद रखें कि आपका जो इंफीरियर सरफेस है उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। और 1, 3 और AVL, AVL के अंदर जो है वो आपका L आता है, ये लैटरल सरफेस की जो है वो रिप्रेजेंटेशन आपकी जो हार्ट की है, यूजुअली वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। इसी तरह से अगर हम AVL और V1 और V2 को देखें
तो ये आपका जो सेप्टल कंपार्टमेंट पड़ा हुआ होता है, जो कि आपके हार्ट के एट्रियल और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट्स को डिवाइड कर रहा होता है, उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे रही होती है AVL B1 और B2 के साथ मिलकर। और जो AVL है इसके साथ अगर मैं B3 और B4 मिला लूँ, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है या आपकी सेप्टोलैटरल कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है। और जो आपका AVL है, अगर इसके साथ B5 और B6 जो है उसको ऐड कर लूँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी जो है वो मेजर आपका जो लैटरल सरफेस होता है उसके साथ जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ रही होती है। सो 1, 3 और AVR एंटीरियर सरफेस की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। 2, 3 और AVF जो है वो इंफीरियर सरफेस की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। 1, 3 AVL जो है वो लैटरल सरफेस की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। AVL जो है वो आपका B1 और B2 के साथ बनकर सेप्टल कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन देता है, और जो AVL है वो B3 और B4 के साथ मिलकर सेप्टोलैटरल कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन देता है। और फिर आपका जो AVL है वो B5 और B6 के साथ मिलकर जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन देता है। लैटरल कंपार्टमेंट जो है वो आपका जो वेंट्रिकुलर मेजर होता है। तो अगर 1, 3 और AVR में प्रॉब्लम आ रहा हो, ब्लॉक डेवलप हो रहा हो, तो आप समझेंगे कि एंटीरियर सरफेस के ऊपर प्रॉब्लम है, एंटीरियर सरफेस की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से अगर 2, 3 और AVF में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप समझेंगे कि इंफीरियर सरफेस में प्रॉब्लम है, जो इंफीरियर सरफेस की ब्लड सप्लाई आ रही होगी उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज वाई ब्लॉक आ रहा है। अगर जो है वो 1, 3 और AVL के अंदर प्रॉब्लम आपका डेवलप हो रहा हो, तो फिर मोस्ट लाइकली लैटरल सरफेस की जो ब्लड सप्लाई है वो खराब हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप कहेंगे कि लैटरल सरफेस के ऊपर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से अगर हम लैटरल, बिकॉज से बड़ी सरफेस है तो उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मोस्ट लाइकली सेप्टल पार्ट ऑफ लैटरल सरफेस पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर V4 और V5 में पड़ा हुआ हो तो सेप्टल लैटरल के ऊपर जो है प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। इस ब्लड सप्लाई को देखेंगे कौन सी आ रही है, और अगर AVL के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर अल्टीमेटली जो है वो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है लैटरल, होल ऑफ द लैटरल के ऊपर ब्लॉक्स देखते हैं तो फिर लीड्स को जहन में रखते हैं कि जी कौन सी लीड में आ रहा है, और फिर वो कौन सी सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है और उस सरफेस की ब्लड सप्लाई क्या है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप पिन पॉइंट करते हैं कि जी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ था। तो ये डिवीजन जो है, जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ ECG करते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ECG के अंदर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग आपका जो हार्ट का टॉपिक है दैट इज ओवर, कंप्लीट हो गया है। और ये जो यूनिट है इसको जो है हम लोगों ने गेनोम से किया है। गेनोम के अंदर जो है वो जितना भी आपके 5-7 पेजेस दिए हुए हैं दैट इज क्वाइट इनफ फॉर योर लेवल। सर्कुलेशन जो है हम लोग जो है वो कल से जो है वो स्टार्ट करेंगे, और जो सर्कुलेशन है उसको स्टार्ट हम लोग जो है वो कार्डियक साइकिल से करेंगे। और जिस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस के अंदर हम जो सर्कुलेशन के टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं गाइडेंस है, इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जो है आपने टॉपिक्स देखने हैं, तभी आपको जो टॉपिक्स हैं वो किसी हद तक जो है वो समझ आ सकेंगे। तो कल जो है हम लोग जो है वो कार्डियक साइकिल जो है स्टार्ट करेंगे। हार्ट का जो टॉपिक है वो हार्ट का टॉपिक है वो अल्टीमेटली जो है वो ख़त्म हो गया। ECG जो है वो अगर तो किसी वक्त कोई कैंपस का इंटरप्रिटेशन का पॉसिबिलिटी हुई तो हम उसको देखेंगे, वरना फिर जो सबसे आखिरी 2 दिन होंगे जब मैं इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन के टॉपिक को जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, उसमें जो है ECG जो है उसको वंस अगेन जो ओरिजिनल ECGs हैं उनकी इंटरप्रिटेशन जो है उसको देखेंगे। सो दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। I'll see you tomorrow, यानी कि Monday, always. Take care.